हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को न्यू ब्लॉग में। और आज है 14 अप्रैल और आज हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाने वाले हैं। और अभी बरसात आ गई है जो कि काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तब होगा। सब कुछ रेडी हो चुका है अम्बेडकर जयंती में, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग के यहाँ बारिश प्रारंभ हो चुकी है, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। और इधर भी नाश्ता पैकिंग का काम चल रहा है, देख रही है, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। हाँ, राजू थोड़ा भूखा है, शकल दिखाओ राजू। नाश्ता पूरा पैकिंग चल रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हो गया है कि हम लोग के यहाँ बहुत खतरनाक वाला बारिश आ चुकी है। उनको अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जय भीम। अपने जगह को प्रस्थान करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, कृपया अपना अपना चेयर लेकर बैठ जाए। प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय तो प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले सभी छात्रों से अनुरोध होगा कि वे अपने सीट से खड़े हो जाएं और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर सर का हम मंच पे बुलाने का कष्ट कर रहे हैं। सर, आप मंच पे आए और हम लेक्चरर अभय सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर सर का बुके दे करके सम्मानित करें। स्वागत करते रहे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर सर का तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अब हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत ITI इंस्ट्रक्टर जो हजारीबाग में कार्यरत है, विमल से आग्रह करेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि पंकज कुमार रवि जी को स्टेज पर स्वागत करेंगे। एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा कार्यक्रम बाबा साहब के फोटो के सामने
मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी आदरणीय से कहना चाहूंगी, सभी छात्र लोग खड़े हो जाएं और विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करेंगे कैंडल जलाकर कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। सर, इंजीनियर्स एकेडमी से आए हुए टीचर सर से भी आग्रह करेंगे कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास के बनाने वाले मेरे भीम थे। साथियों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज बहुत गर्व महसूस होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको नॉलेज ऑफ सिंबल के से हम लोग जानते हैं, जो भारतीय संविधान का रचयिता है। साथियों, उस समय के घड़ी में बाबा साहब कितना कष्ट किए और अपना समाज को अपना जीवन दान दे दिए। एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। The break of day, whispering pines, secrets untold, carrying आज tales का दिन before. बाबा साहब को याद करते हुए भारतीय संविधान को याद करते हैं, इसलिए कि हम कहना चाहेंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला संविधान से सम्मान। एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम। The roots stretch deep, मिटाकर जात पात का भेदभाव gentle साहब ने संविधान लिखा है। और बाबा साहब का कहना था, लोगों ने बाबा साहब को दलितों का नेता के रूप में बना दिए, लेकिन ये केवल दलितों का नेता नहीं है, बल्कि ये टोटल भारतीय जितना भी लोग रह रहे हैं सभी का ये एक तरह से भगवान है। teach एक बार बोलेंगे जय भीम, जय भीम। rustling leaves, stories अब हमारे that linger on the breath of भाषण शुरू होने वाले हैं। सभी को मालूम हो the dawn paints gold on the आज के mountain's crown. मुख्य अतिथि Rivers whisper के रूप में truths as they आदरणीय flow down. किशोर सर, Their songs entwined जो with the trees that stand एसीबी झारखंड planted in के time. पद पर कार्यरत हैं और Each echo आज के रूप में, आज के on the forest floor विशिष्ट अतिथि के रूप में opens a world पंकज कुमार रवि सर, door. जो Silence alive हाई कोर्ट के with वकील के रूप में कार्यरत हैं। arms of solitude. हम सभी और टीम मैनेजमेंट की ओर से Sing me सर लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं the stars and तथा teach me the language सभी अतिथियों से rustling और story राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास में रह रहे छात्रों से और खासकर इस प्रोग्राम में शामिल सभी छात्रों से अनुरोध होगा कि वे अपने सीट से खड़े हो जाएं और प्रियम्बल के लिए हम लोग अगला कार्यक्रम करने जा रहे हैं और प्रियम्बल के लिए तैयार हो जाएं। रेडी? हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत। आप सभी से अनुरोध होगा अपने सीट पर बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय किशोर सर, जो एसीबी के पद पे कार्यरत है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे मंच पे आए और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दो शब्द हम लोग के बीच में रखे। आदरणीय किशोर कुमार सर, बहुत धन्यवाद साथियों। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि, सभी हमारे भाइयों और सभी छात्रों और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे सभी मित्रों को जय भीम जोहार। आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर उनके विचारों, उनके आदर्शों और उनके संघर्षों के द्वारा भारत में जो एक सामाजिक चेतना और क्रांति लाई गई है, उस क्रांति और चेतना के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, उन विचारों को आज समर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज केवल बाबा साहेब अंबेडकर की केवल जयंती ही नहीं है, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को अपनाने के लिए एक शुभ अवसर भी है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन संघर्ष, उनके शिक्षा के प्रति जो अटूट विश्वास था और उनके लिए, उनके द्वारा सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया गया, वो हम सभी के लिए एक दीप स्तंभ की तरह है। आज हम बाबा साहेब अंबेडकर के बचपन की जीवनी, जहां उससे स्कूल के दरवाजे पर संघर्ष करते हुए, अध्ययन करने में जीवन व्यतीत करते हुए, फिर उनके द्वारा छुआछूत, भेदभाव और तमाम तरह के सामाजिक उत्पीड़न से संघर्ष करके आगे बढ़ते हुए और पुनः विदेश में, दुनिया में उनके द्वारा जो महान शिक्षाएं हासिल की गई, जो ना केवल विधि के क्षेत्र में था, जो ना केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में था, जो ना केवल समाज शास्त्र के प्रति था, लोकतंत्र के प्रति था, बल्कि दुनिया के ऐसी कई पीएचडी की डिग्री बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा हासिल किया। आज भारत यदि दुनिया की
सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्था में से यदि एक है, कभी 5वीं कभी तीसरे, ये रैंक आगे पीछे होते रहता है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय रुपया पर उनके द्वारा जो शोध किया गया, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से पीएचडी की डिग्री दी गई थी, उनके कहीं ना कहीं आर्थिक समझ का एक परिणाम है। आज भारत के साथ साथ जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश तो 1971 में हुआ, और अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो उसी समय उसी आसपास में स्वतंत्र हुए, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हुआ। तो एक सवाल जो हमेशा सोशल मीडिया में और बाकी जगह विचार विमर्श में जो आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान अकेले नहीं लिखा, 7 सदस्यों की टीम ने लिखा। हमेशा सुनते हैं कि ये तो अमेरिका से, तो ऑस्ट्रेलिया से, तो जर्मनी से, तो जापान से, तो फ्रांस से, तो इंग्लैंड से इसके कट पेस्ट करके इंपोर्ट करके लिखा गया। कोई भाव नहीं देने के उद्देश्य से इस तरह से एक टेढ़ी हुई टिप्पणी हम लोग आमतौर पर सुनते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप अभी टेक्निकल एजुकेशन में अलग अलग ब्रांच में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी सारी किताब बाजार में उपलब्ध है। MBBS की, इंजीनियरिंग की, दुनिया की तमाम डिग्रियों के लिए किताब हमारे बाजार में उपलब्ध है। केवल किताब या सामग्री मिल जाने से आप उसकी ज्ञान को हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़े महान शिक्षक की जरूरत होती है, और जिसने खुद से कर लिया, सोचिए वो कितने महान व्यक्ति होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दर्जनों देशों के संविधान को पढ़ करके एक भारत का खूबसूरत संविधान दिया, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि इस देश में आज तक कोई तख्तापलट नहीं हुआ। एक सुखद और लोकप्रिय और दुनिया में एक महान लोकतंत्र के रूप में हम स्थापित हुए हैं, जो न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में और बौद्धिक क्षेत्र में तमाम तरह की प्रगति में हम दुनिया में एक तेजी से विकास कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी अभी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करना हम सभी जातियों के, सभी धर्म के विद्यार्थियों के एक कर्तव्य है। आज हमेशा हम सुनते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसके लिए एक हमेशा आलोचना की जाती है, हालांकि ये आलोचना अब नहीं करनी चाहिए, मुझे इस बात पर डिस्कस करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यहाँ सभी एक तकनीकी क्षेत्र में एक अच्छे वेल एजुकेटेड विद्यार्थी है। आपको बता दूं कि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, अल कबीर पॉलिटेक्निक से, फिर बीच में ग्रेजुएशन किया इग्नू से, और फिर अपने सफर में PSC, फिर इधर मैं आया। तो इसीलिए मुझे ये अनुभव है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हम कोर्स करके डिग्री लेते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होंगे ना, है ना? तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैक्सिमम कुछ तो कॉमन होता है, तो उस संघर्ष और उस ज्ञान और उस लेवल की मुझे जानकारी है। तो इसीलिए कि एक चीज़ की आलोचना होती है कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, संविधान में लाया, जिसके लिए बहुत सारी मेरिट या अन्य तरह की बातें होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा डिफेंड करने के लिए कि इस दुनिया के तमाम ऐसे महान विकसित देश हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन और ज्ञान पर आज किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति मोबाइल से ही आज तमाम तरह की गूगल करके ऑथेंटिक ज्ञान किसी दूसरे देश की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। दुनिया के तमाम देशों में आरक्षण है, हालांकि उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं एफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है, कहीं पार्टिसिपेशन पॉलिसी बोला जाता है, कहीं डाइवर्सिटी का सिद्धांत, जैसे अमेरिका में डाइवर्सिटी रूल है। तो अलग अलग नामों से, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से, जहां जिस देश में जिस लेवल पे समाज में असमानता रही है, उसी असमानता के अकॉर्डिंग वहां पे सीटों को रिजर्व करना, चाहे शिक्षा हो, नौकरियों में आप देख सकते हैं अमेरिका में भी। इवन कि अमेरिका में निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण है, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में इंडिया से भी ज़्यादा रिजर्वेशन है, 65% तक प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण है। ये आप गूगल में पढ़ के देख सकते हैं। दूसरी बात, तो मेरे इस विषय पर बात करने की नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी और उनके द्वारा ज्ञान, उनके द्वारा विदेश में ली गई डिग्री और तमाम आदर्श और विचारों का जो ज्ञान का भंडार है, वो हमेशा हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात किया जाए जहाँ हम यहाँ हर जाति के, हर धर्म के यहाँ छात्र होंगे, जहाँ कुछ हम सीख के जाए। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि कुछ एक्शन या कुछ करके या व्यवहारिक जिंदगी में कुछ इसे हासिल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि केवल माल्यार्पण हो गया, बधाई दे दिए,
या कुछ भाषण हो गया प्रेरणात्मक, उससे कोई समाज में सुधार नहीं होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में देश में कुछ लोग यदि कुछ आलोचना किसी कारण से करते भी हैं, तो मैं आपके इनकी महानता को एक शब्द में डिफाइन करना चाहता हूं कि भारत के जितने भी महान समाज सुधारक, विचारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री या जिस लेवल के जितने भी बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल या महान पुरुष इस धरती से पैदा हुए हैं, उसमें से मुश्किल से 1 दर्जन व्यक्ति में बाबा साहेब अम्बेडकर भी है, जिसे दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, भगवान वर्धमान महावीर, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ऐसे कुछ ही गिने चुने, महात्मा गांधी, ऐसे 1 दर्जन महापुरुष है जिसे अमेरिका और दुनिया के देशों में पढ़ाया जाता है। यदि बाबा साहब करेंगे अमेरिका से, तो आज हम कम से कम 100 साल पीछे हैं। ज्ञान, प्रौद्योगिकी, रिसर्च, डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो ऐसे देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर को वहां स्थान नहीं दिया जाता, जर्मनी में स्थान नहीं दिया जाता, कई साउथ अमेरिका के देशों में, अफ्रीकी देशों में बाबा साहेब को नहीं पढ़ाया जाता। तो आप इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आज ऐसा संविधान दिया, हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो आज आप देखते हैं अंतर्जातीय विवाह, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह करने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार और संपत्ति पर खास करके जो महिलाओं का अधिकार, ये तमाम जो अधिकारों की जो लिए जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने पद से, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो हिंदू कोड बिल के नाम से लाया था। इसे तत्कालीन समय में विरोध के बाद तो उसे पास नहीं किया जा सका, जिसके कारण से बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था कि जब इस देश में प्रगतिशील विचारों को अपनाने की शक्ति ही नहीं है, तो मुझे वैसे संसद में और वैसे सरकार में मंत्री रहने का कोई चित्त नहीं है, इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में वो सारे हिंदू कोड बिल के जो प्रावधान थे, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से वो भारत में लागू हुआ। और आज आप वो देखते हैं, अगले यूँ कहें कि बाबा साहेब के पुण्यतिथि के 10 साल के अंदर वो सारी चीज अलग अलग कानून के माध्यम से आया। तो एक ऐसे हमारे महान पुरुष जिसे इस धरती ने जन्म दिया, जिसने ऐसा एक संविधान दिया जिसमें कुछ 1-2 विवाद जो बताया मैंने, उसको एक तार्किक रूप से आपको बताया है, जिसे आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसा कोई इन्होंने नई चीज नहीं किया है जो केवल भारत में है। क्योंकि भारत में जाति के आधार पर भेदभाव थी, व्यवस्था थी, तो इसीलिए यहाँ जाति के आधार पर ही समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। यहाँ तक कि बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि इसे आरक्षण 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि ये देश उस रास्ते से बढ़ते हुए सुधार कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि आज भी बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण था इस बात को तो आप परिचित हैं, इसीलिए बाबा साहब ने जैसे एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षित तो बन जाते हैं लेकिन संगठित नहीं रहते हैं, संघर्ष भी कर लेते हैं। जब अपनी अपनी कोई हित और कुछ अपनी अपनी मुद्दे और समस्याएं आती हैं तो उसके लिए हम लोग जरूर संघर्ष कर, लेकिन संगठित नहीं होते हैं। संगठित का मतलब केवल एक जाति या एक समुदाय या एक वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। संगठित का मतलब कि यहाँ आज देश में एक ऐसी माहौल बन गया है या बनाया गया है या बना दिया जा रहा है कि हर किसी व्यक्ति का अपना, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या कोई अपने अपने राजनीतिक दलों के आधार पर एक समर्थक वर्ग बन गया है। उसमें क्या होता है कि यदि वो बहुत अच्छा है, यदि वो हमारा समर्थक नहीं है तो उसका हम तारीफ नहीं करते हैं, चुप रहते हैं। वो कुछ गलत करता है तो उनके लिए हम हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम कुछ गलत करते हैं तो अपने गलत में नहीं बोलेंगे। बहुत कुछ ऐसा आप सुनते होंगे कि बहुत कुछ आपत्तिजनक बात बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, लेकिन उसके समर्थक पर उस समय चुप रहेंगे और विरोधी बोलेंगे। केवल वो अपने अच्छे के लिए संगठित रहता है, बुरे के लिए बुराई नहीं करता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम संगठित केवल अपने किसी न किसी हित, किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी गलत उद्देश्य के लिए होते हैं, हम संगठित नहीं हो पाते हैं। बाबा साहब का संगठित का यदि अर्थ आप इसको बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये संगठित होने का ये कतई उद्देश्य ये नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोगों या आदिवासियों आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और जम के कुछ उत्पाद कीजिए, बिल्कुल नहीं है। उनकी गहराई में है कि एक भारतीय शिक्षित समाज ऐसा बने, ऐसा शिक्षित समाज बने और सर्व समाज का व्यक्ति शिक्षित बने, जो शिक्षित बन के ऐसा संगठित होकर के आगे कार्य करे और यदि उस दिशा में कुछ काम नहीं होता तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार हो और एक पूरे दुनिया के, विश्व के समाज में, पूरे ब्रह्मांड में हम अपना दबदबा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपनी दबदबा बना सके। लेकिन आप इस बात से जरूर निश्चित रूप से अपने मन से सोच रहे होंगे, सहमत हो रहे होंगे कि
आज हम किसी न किसी रूप से, चाहे एक समुदाय के रूप में, जाति के रूप में, वर्ग के रूप में, किसी भी स्तर पर कोई संगठित नहीं है। केवल समस्या जब अपने आती है तब आवाज उठाता है, बाकी समय वो हमेशा वो चुप रहता है। जितने भी उन्होंने बात कहा है, जितना भी हम समाचारों में, किताबों में, भाषणों में सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो अधूरी या एक सतही चीज कहा जाता है। मैं महसूस किया हूँ, चूंकि बाबा साहेब पर मैंने दुनिया की इनके द्वारा जितनी भी लिखी गई किताबें, जितने भी मतलब कि मार्केट में जितने भी किताबें हैं, सब चीज़ को मैं अध्ययन कर चुका हूँ। तो उस बेसिस पे उसकी जो गहराई है उन्हें मुझे पता है, उस पर भाषण दिया जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए चूंकि इनके ज्ञान और उनके शब्दकोश और भंडार, उनके द्वारा दी गई आदर्श और विचार इतनी लंबी एक डिक्शनरी के रूप में है कि वो सीक्वेंस भी नहीं बन पा रहा कि उसे कम समय में बोल के भी जाना है। हम सब एक दूसरे को अपने अच्छे विचार साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बस मैंने उनके कुछ व्यवहारिक पक्ष जिसे हमें करना चाहिए उस पर मैंने बात किया है। आगे मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि बाबा साहेब के केवल जन्मदिन पर, उनकी केवल पुण्यतिथि पर केवल माल्यार्पण करने से, केवल फूलमाला बनाने से, दीप प्रज्वलित करने से, अच्छे अच्छे भाषण देने से, प्रेरणात्मक कोट्स पढ़ देने से, केवल इसी से हमारा राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। यदि हम वाकई में बाबा साहेब को अच्छे से मानते हैं तो उनके विचारों और उनके आदर्शों को अपने खुद के जीवन में आत्मसात करें, समाज के लिए उसे लागू कराएं, इस देश के लिए उसके लिए कुछ करें और इसी के बेसिस पे संगठित होकर के संघर्ष करें। खास करके मैं तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि तकनीकी इस देश के अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। आज के समय में दुनिया में वही राज किया है और करेगा जिस देश में तकनीकी सबसे उन्नत स्तर की होगी। क्योंकि आप तकनीकी के विद्यार्थी है, इसीलिए तकनीक इस देश के विकास इंजन हो सकता है। ये हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाने का एक आधार स्तंभ हो सकता है। यह केवल आपको एक आधार आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि इस देश में आपके उस तकनीक के माध्यम से समाज सुधार का भी रास्ता खोल सकता है। इसीलिए अंत में यही कहूँगा कि अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने तकनीक और अपने जितने भी इस उम्र में आपने जो हासिल किया है, परिवार में और राष्ट्र के विकास में आधारशिला रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आया और बाबा साहब के बारे में बताए। हम लोग सही बताए कि हम लोग तो शिक्षित हो जाते हैं, बट क्या है, संगठित नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है, केवल हम लोग क्या होते हैं, अपने को देखते हैं, सेल्फिश का भावना रखते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। संगठित होना है तो पहला बेस्ट एजुकेशन लेना होगा, सामाजिक जीवन जीना होगा, तब संगठित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मूल्य समय निकाल कर आए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस प्रकार का साथ देते रहेंगे। हमारे भी विशिष्ट अतिथि महोदय श्री पंकज कुमार रवि जी से आग्रह करूंगा, मंच पर आकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार रखे। श्री पंकज कुमार रवि। हम भारत के लोग, संविधान किसके लिए बात करता है? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। भारत ने, भारत के लोग, संविधान ने भारत के लोगों को अगर उसको मौलिक अधिकार दिया है तो उसके साथ उसकी ड्यूटी भी दी है, जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और हमारी ड्यूटी है, भारत का संविधान में 3 तरह की बात करता है, 3 तरह का न्याय की बात करता है। वह पहला न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। और उस सामाजिक न्याय क्या है कि भारत की जो व्यवस्था है वह भारत की व्यवस्था जाति व्यवस्था से निर्मित होती है। तो जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर समाज का निर्माण करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जाति है कहां? भारत में जाति है कि जाति नहीं है? तो जाति है कहां? जाति हमारे दिमाग में है।
आपके नाम के साथ आपका जो टाइटल लगा है वो प्रदर्शित करता है कि आप किस जाति से हैं। और वह जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सके। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग करने की जो विधि है, जो सिस्टम है, वह जाति व्यवस्था है। जैसे अगर जाति की अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कोई जात से जानबूझकर ती से तिरस्कार करना, जानबूझकर तिरस्कार करने की जो पॉलिसी है वही जाति व्यवस्था है। तो इस जाति व्यवस्था को खत्म करके हमें समाज निर्माण नहीं है। आपको अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा और आपको अपनी समस्या का खुद समाधान करने के लिए आपको हथियार दे दिया। क्या हथियार दिया? अधिकारी मतलब अधिकार को प्राप्त करने वाला। तो मताधिकार को प्राप्त करने वाला मताधिकारी हुआ कि नहीं? यानी कि अगर 18 साल से ऊपर है तो हर व्यक्ति अधिकारी है। लेकिन आपको क्या बता दिया? आप मतदाता, मत यानी विचार को देने वाला, और मतदाता जो दे दिया वापस लेने का अधिकारी नहीं होता है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, दूसरा रिजर्वेशन इन सर्विस, और तीसरा रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। क्या रिजर्वेशन है? आर्टिकल 330 और 332 में वह उसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 334 में, जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 330 और 332 के द्वारा जो दिया गया रिजर्वेशन है वह 10 साल के लिए होगा। लेकिन दुश्मन इसका दुष्प्रचार करता है, जो संविधान के विरोध में वह इसका दुष्प्रचार करता है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। कि रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए था, जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो रिजर्वेशन है वो लाइफ टाइम के लिए है। और देश में पहला संशोधन हुआ तो इसी आरक्षण के ऊपर ही हुआ है, आर्टिकल 15 में, केशवानंद भारती का केस। साथियों, अगर बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को हम समझे, उन्होंने अंतिम समय में कहा था कि मेरे अनुयायियों, जिस कारवां को मैं बहुत मुश्किल से यहां तक लाया हूं, उसे किसी भी हाल में पीछे मत जाना, आगे ले जाना। समाज में सामाजिक जागृति फैलाना होगा, और सामाजिक जागृति जो है वो किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज में नहीं मिलता है। सामाजिक जागृति, सामाजिक नॉलेज सिर्फ समाज में मिलता है, सामाजिक संगठन में मिलता है। और वो उस समाज व्यवस्था को खत्म करने के लिए संत रैदास ने कहा कि जात पात में जात है जो केलन के पात, रैदास मानुष न बन सके जब तक यात्रा। एजुकेशन को, सिस्टम को समझाने के लिए संत गाडगे महाराज ने कहा कि अगर समाज को शिक्षा जरूरी है और अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको बदल के कपड़े भी बेचना पड़े तो बेच दो। जिस थाली में खाना है, अगर थाली खा रहे हो, थाली उसमें भी कम पड़ जाए तो थाली बेच दो, लेकिन एजुकेशन कभी मत छोड़ो। और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद संगठित हो, और संगठित होने के मतलब हमने अलग अलग संगठन बनाना, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है भाई 1900 आर्टिकल 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता। फंडामेंटल राइट में हमने संगठन बनाना शुरू कर दिया, और हर संगठन एक दूसरे का बुराई। बाबा साहब ने कहा संगठित हो वो एक साथ, और हम अलग अलग संगठन बना के फिर से अलग, तो उनके आंदोलन को हम यहां भी कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आज के समय में हमें यह समझना होगा कि अंबेडकरवाद को सही दिशा में कौन आगे बढ़ा रहा है। और आज के समय में तो फैशन भी चला है कि जय भीम बोलो और किधर भी चलो बोलो। आज कांग्रेस भी जय भीम बोल रहा है, बीजेपी वाले भी जय भीम बोल रहा है, और इधर जय भीम बोलता, उधर संविधान में संशोधन करके आपके खिलाफ में कानून बना रहा है। इधर जय भीम बोल रहा है, न्यायपालिका में वही लोग एसटी एससी में क्रिमी लेयर ला रहा है, ओबीसी में क्रिमी ला रहा है, और आपको अलग कर रहा है।
कि युवा उस दो धारी तलवार की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है। अगर सही दिशा में जाए तो डायरेक्शन बदल सकता है और गलत दिशा में है तो डायरेक्शन को मोड़ भी सकता है। इसलिए युवाओं को इस दिशा में आगे आने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण शिविर को आप आयोजन करेंगे, ऐसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बाबा साहब का मूल्य बातों को रखे। की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव गादी बात की जड़ को जिसने को मिलाए तेरी वही बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय। आगे आदरणीय नंदलाल सर, आदरणीय अब मैं आगे के प्रोग्राम को सबको छात्रों को सूचित करना चाहेंगे। कुछ ही देर में आप कार्यक्रम को नृत्य और आगे का जो भी है लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताब तो बहुत सी पढ़ी है होगी तुमने, एक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा साथियों। एक बार बोलिए जय भीम। अब मैं आदरणीय इसरार सर से आग्रह करेंगे कि वो मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय इसरार सर। उधम इसलिए सुधीर जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से मनोबल को आगे बढ़ाए। कार्यक्रम जो देख रहे हैं ये राजकीय पॉलिटेक्निक रांची के छात्र द्वारा आयोजन किया गया है। ये आयोजन काफी मेहनत से इन लोगों के द्वारा किया गया है। एक बार राजकीय पॉलिटेक्निक मुर्गा और खांसी अरे पिया तो हमें तुयो महुआ और राशि के जालाई के पति एक मन का रात महुआ और हरिया करना सामने चढ़ा ये कई के देख आगे बढ़ा दे बचा वाला तो बचा के बचाए तो मुझे नाचे के मन कर रहा लाल गाड़ी की अर्चना करिया ड्राइवर रे ढीला छोड़ी सिटी मारे रीते गाड़ी भागे ढीला छोड़ी सिटी मारे रीते गाड़ी भागे रीते गाड़ी भागे रे रीते गाड़ी भागे
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।